Welcome back, students. Good morning. Next topic of civics subject is why do we need a constitution? Okay, why do we why do we need a constitution? हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? ओके, यह साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन जिस समय प्रिपेयर हो रहा था, तो साउथ अफ्रीकी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड यह टॉपिक है। इसके पहले हम लोग कुछ नेल्सन मंडेला, जो एक बहुत ही बड़े लीडर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स रहे। स्पेशली इन्होंने एंटी अपार्थीज मूवमेंट को स्टार्ट किया साउथ अफ्रीका में, जिसे रंग भेद पॉलिसी कहा जाता है। ओके, और इन्होंने गोरे लोगों का जो शासन था, वाइटनर्स का जो शासन था साउथ अफ्रीका में, उससे एक लंबे समय तक जेल में रहते हुए 28 से 30 इयर्स तक जेल में रहते हुए, स्पेशली 28 इयर्स तक इन्होंने एंटी अपार्थीज मूवमेंट चलाया। और इसके बाद साउथ अफ्रीका क्या हुआ, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में कन्वर्ट हुआ। तो जो नेल्सन मंडेला थे, नेल्सन मंडेला का जन्म जो साउथ अफ्रीका रिपब्लिक था, पहले जो यूनियन था साउथ अफ्रीका, यानी कि जो यूरोप से जो वाइटनर्स आए थे माइग्रेट करके, और इन्होंने साउथ अफ्रीका को अपनी कॉलोनीज में कन्वर्ट कर लिया था। इस समय 16 और 17 सेंचुरी की बात है, जिस समय इंडिया भी, यानी कि ये दौर था एक कोलोनाइजेशन का। वर्ल्ड में लार्ज स्केल पे कोलोनाइजेशन की प्रोसेस चल रही थी इस समय, और वर्ल्ड के डिफरेंट प्लेसेस पे स्पेशली यूरोप के लोग जाके और इनको अपनी कॉलोनी में कन्वर्ट कर रहे थे। ओके, तो उसमें एक साउथ अफ्रीका भी था। तो नेल्सन मंडेला का जन्म हुआ आपका 1918 में साउथ अफ्रीका में हुआ। उसके बाद इन्होंने 1935 में जो साउथ अफ्रीकी पार्टी है, जिसे उस समय ANC कहा जाता है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, बाद में चल के इसी पार्टी से प्रेसिडेंट भी इलेक्ट हुए। इस पार्टी को पहले इन्होंने ज्वाइन किया। इसमें जो गोरे थे, वाइटनर्स थे, इनकी अधिकता थी, लेकिन फिर भी ये पार्टी में रहे। कुछ टाइम तक पार्टी में रहने के बाद किसी जो डिफरेंट पार्टी के ब्रांच होते हैं, जो उसकी जो प्रोविंशियल कमिटीज होती हैं, किसी प्रोविंशियल कमेटी के प्रेसिडेंट भी रहे। पर बाद में चल के जो अपार्थी सिस्टम था, चूंकि ये ब्लैक पीपल्स थे, तो इन्होंने इसका प्रोटेस्ट किया, विरोध किया, जिसके चलते इन्हें क्या किया गया, इन्हें जेल में डाल दिया गया। और जेल में रहते हुए एक एटलीस्ट 1994 में इन्हें रिलीज किया गया, जेल से छोड़ा गया। तो मैं तो इन्होंने अपने 28 वर्षों 28 ईयर्स तक इन्होंने क्या किया, यह जेल में बंद रहे। और वहीं से इन्होंने क्या किया, जो एंटी अपार्थीज मूवमेंट था, इसको स्टार्ट करने का काम किया था। ओके, तो जब 1994 में, यानी कि ये मूवमेंट जब चल रहा था, और स्पेशली ये जो ड्यूरेशन था, 1947 के बाद जब इंडिया फ्री हुआ, इंडिया जब आज़ाद हुआ, स्पेशली एशिया कॉन्टिनेंट और कुछ अफ्रीका, तो यह भारत के आज़ाद होते ही इंडिया जब फ्री डिक्लेयर किया गया इसे, तो चूंकि इंडिया में भी एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चल रहा था, इसे इंटरनेशनल मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। तो धीरे धीरे चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो यूरोप की कंडीशन थी, यूरोपियन कंट्रीज की इकोनॉमिक कंडीशन, यह काफ़ी बैड हो गई थी। और साथ ही साथ जो यह कोलोनाइजेशन की जो थ्योरी थी, इसको उस समय के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो अमेरिका सबसे ताकतवर देश के रूप में उभर के आ रहा था, रशिया सबसे ताकतवर देश के रूप में उभर के आ रहा था, स्पेशली अमेरिका ने क्या किया, इसको प्रोटेस्ट करने का काम किया, इसका विरोध करने का काम किया। और साथ ही साथ अमेरिका की एक न्यू पॉलिसी थी, जिसे फाइनेंशियल इंपीरियलिज्म कहा जाता है। ठीक है, वित्तीय साम्राज्य, यानी कि पैसे के दम पे
टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड को कंट्रोल किया जाए। तो अमेरिका का भी प्रेशर था। तो और फिर सेकेंड वर्ल्ड वार आफ्टर जो यूरोपियन कंट्रीज थे, स्पेशली फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, स्वीडन, इनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वह काफी बैड हो गई। तो धीरे धीरे और चूंकि देखा देखी एक देश से दूसरे देश में एंटी कॉलोनियल मूवमेंट भी चलने लगे, इनके खिलाफ आंदोलन भी चल रहे थे लंबे समय तक, और साउथ अफ्रीका में भी रहा लंबे समय तक। तो जब इन लोगों को लगा कि अब हमारी सत्ता यहाँ पे नहीं रह पाएगी, तो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जितने भी राइट्स थे, प्रेस को फ्रीडम प्रोवाइड कर दिया, नेल्सन मंडेला को छोड़ दिया गया, जो भी तरीके थे उसको धीरे धीरे क्या। और फिर उसके बाद 1994 में वहां पे इलेक्शन करा दिए गए, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट इलेक्टेड हुए, रिप्रेजेंट, यानी कि ऐसे पहले साउथ अफ्रीका में जो राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे नेल्सन मंडेला, जो क्या हुए, जो इलेक्ट हुए वो भी ब्लैक। तो जब ये राष्ट्रपति बने, तो राष्ट्रपति बनते समय इनकी जो सोच थी, इन्होंने ये कहा कि आज तक जो पीछे जितना हो गया गोरे लोगों ने, यानी जो व्हाइटनर्स थे, व्हाइटनर्स पीपल ने हमारे साथ जो किया, जितने हम पे जुल्म सितम किए, उनको सब हमें भूल जाना चाहिए। और चूंकि जो वैसे लोग गए, और अफ्रीका में पहले से भी कुछ गोरे जो यहाँ के सेटल थे, तो वहीं के वो क्या हो गए थे, सिटीजन्स हो गए थे। तो अब चूंकि ब्लैक और व्हाइट्स दोनों को लेके चलना था, क्योंकि नेल्सन मंडेला के द्वारा कहा गया कि अगर हम इन्हीं लोगों की पॉलिसी को फॉलो करें तो क्या रहेगा, हमें और इनमें कोई डिफरेंट नहीं रह जाए। उनकी थिंकिंग जो थी, सोच थी, वह काफी हाई लेवल की थी। इसके बाद जो उसी के अकॉर्डिंग साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया गया, उसमें एग्रीमेंट हुआ व्हाइटनर्स और ब्लैक पीपल्स में। ब्लैक पीपल्स ये चाहते थे कि मेजोरिटी की प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाए, बहुमत, यानी कि कोई भी फैसला लिया जाए तो मेजोरिटी से लिया जाए, और साथ ही साथ यह 1 पर्सन एंड 1 वोट की वकालत करते थे, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात ब्लैक पीपल नेल्सन मंडेला के द्वारा किया जा रहा था। तो फिर और जो व्हाइटनर्स थे, इनका यह था कि हमारी जो जमीन जायदाद है, यानी हमारी जो प्रॉपर्टी है लार्ज स्केल पे, कहीं ऐसा ना हो कि मेजोरिटी के दम पे पहले तो एग्रीमेंट हो जाए और मेजोरिटी के दम पे उसको क्या करे, ब्लैक पीपल्स कब्जा करे। तो उनको अपनी चिंता थी। फिर दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, और एग्रीमेंट के द्वारा किसी भी कंट्री का अगर रूल रेगुलेशन, कोई भी अगर एग्रीमेंट हो गया, तो नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी बाद में चल के उसको चिन्हने की ये भी डर था कि ये मेजोरिटी में है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे राइट्स को, जो हमारी प्रॉपर्टीज है, हमारे राइट्स है, उसको ये विड्रॉ कर ले। चूंकि व्हाइटनर्स हम माइनॉरिटी में आ गए थे, शासन भी इनके हाथ से निकल गया था। तो क्या हुआ, एग्रीमेंट किया नेल्सन मंडेला ने, और उसी एग्रीमेंट बेस पे जो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन था उसका क्रिएशन किया गया। और अभी तक साउथ अफ्रीका की पहचान एक डिक्टेटर कंट्री में आती थी, यानी कि जो वहाँ की सबसे एक लंबे समय तक साउथ अफ्रीका ने इस अपार्थाइड सिस्टम को, रंग भेद को झेलने का काम किया, जिसका इफेक्ट हमें जो भी उस समय ओलंपिक गेम्स थे उसमें भी देखने को मिले। ब्लैक एंड व्हाइटनर्स में उनके साथ भेदभाव किया जाता था। तो बाद में चल के जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में इन सब बातों का ध्यान रखा गया, और उसको कोडिंग करने का काम साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन उस समय का सबसे बेटर कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में आया, यानी कि का विश्व का एक सबसे बेटर कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिसका फॉलो मोस्टली जो उसके बाद कंट्री फ्री हुए, उन्होंने क्या किया, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ न कुछ प्रोसेस को लेने का काम किया। स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई, अमेरिकन रिवॉल्यूशन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है, अमेरिकन रिवॉल्यूशन 4 जुलाई 1776 को माना जाता है फ्री हुआ, और 14 जुलाई 1789 को फ्रेंच रिवॉल्यूशन को माना जाता है। तो इन लोगों ने भी क्या किया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करने का काम किया और डेमोक्रेसी को सेटअप करने। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो एनी गवर्नमेंट में हो सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट, चाहे वो डिक्टेटर गवर्नमेंट हो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट हो,
बट अगर किसी कंट्री में डेमोक्रेसी है तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन का बनना मस्ट है, यानी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट है। वह उसी रूल रेगुलेशन पे डिफरेंट, अगर जिस कंट्री में डेमोक्रेसी है वह क्या होगा, जो मोस्टली कंट्री में डेमोक्रेसी पाए जाएंगे उनके रूल रेगुलेशन क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अगर डेमोक्रेटिक कंट्री किसी कंट्री को आप कहते हैं तो चाहे सी बात है उसमें क्या होगा, बेटर कॉन्स्टिट्यूशन। और साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन का लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। तो लेट अस गो, देखिए, इन न्यू डेमोक्रेसी सेटअप इन द साउथ अफ्रीका इट वाज नॉट इजी फॉर पीपल टू ट्रस्ट ईच अदर, यानी कि गोरे और काले जो ब्लैक एंड व्हाइटनेस थे एक दूसरे पे विश्वास करें तो कैसे करें, अगर कर भी ले तो आगे चल के उनके साथ कहीं प्रॉब्लम्स तो ना हो जाए। ओके, दे हैड देयर फियर, एक दूसरे के प्रति क्या थे, भयभीत थे, एंड वांटेड टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट, और अपने इंटरेस्ट यानी अपने अधिकारों को, राइट्स को का क्या चाहते थे, ये सेफगार्ड रहे, इसे सेव किया जाए, बना रहे। द ब्लैक मेजोरिटी वांटेड सब्सटेंट सोशल एंड इकोनॉमिकल राइट्स, ये चाहते थे कि हमें सोशल और इकोनॉमिकल, सोशल स्टैंडर्ड मिले और इकोनॉमिकल भी राइट्स मिले। ओके, क्योंकि इनकी कंडीशन काफी बैड थी। द व्हाइट माइनॉरिटी वाज कीन टू प्रोटेक्ट इज द प्रिविलेजेस एंड प्रॉपर्टी, अभी मैंने जिसकी बात की। बोथ द पार्टीज एग्री टू अ compromise and the white agreed to the principle of majority rule that of one person and one vote. Okay, अभी मैंने उसको भी एक्सप्लेन किया। The black agreed that the majority rule will not be absolute and they agreed that would not take away the property of the minority, और ब्लैक इस पे एग्री हुए कि जो मेजोरिटी होगी इनकी, यानी ब्लैक की जो मेजोरिटी है पूरी तरह से इनकी नहीं होगी, एब्सोल्युटली नहीं होगी, एंड दे एग्रीड दैट वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी, और न ही माइनॉरिटी को प्रॉपर्टी को लेने का काम करेंगे, यानी कि उनकी भी माइनॉरिटी की जो प्रॉपर्टी है, ओके, उसको भी क्या किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा। बट देयर वाज गारंटी दैट दिस इज द ट्रस्ट वुड नॉट बी ब्रोकन, लेकिन यह कैसे गारंटी दे दिया, यह किस तरह कैसे एक गारंटी इसकी दी जाए कि यह एक दूसरे पे ट्रस्ट करे, तो इसके लिए क्या किया गया, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करने का काम किया गया। देखिए, द ओनली वे टू द मेंटेन दैट ट्रस्ट वाज टू राइट डाउन द रूल, इससे क्या किया गया, इस एग्रीमेंट को राइट डाउन करने का काम किया, यानी लिखने का काम किया गया रूल और रेगुलेशन, जैसा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। गवर्नमेंट हो, किस कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशन है उसका क्या काम है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या काम है, फिर पीपल इलेक्ट करेगी तो उसके पास उसको हटाने का भी पावर है। तो टोटल क्या किया गया, कोडिंग करने का काम किया गया, आर्टिकल 22 कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने का काम किया गया, सबके क्या फिर इंडियन सिटीजन्स के राइट क्या है, वैसे साउथ अफ्रीकन सिटीजन्स के राइट्स क्या है, फंडामेंटल राइट, ओके, इनके ड्यूटीज क्या है, सबको एक्सप्लेन किया गया। फर्स्ट है हाउ द रूलर्स आर टू बी चूजन, रूलर्स को कैसे चुना जाए, इसको भी कोडिंग करने का काम किया गया। एंड हाउ दे डिटरमाइन द पावर्स ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट इलेक्टेड होगी साउथ अफ्रीका में उसके पावर क्या होंगे, उनके सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया गया। एंड दीज डिसाइड द राइट ऑफ द सिटीजन, और ये भी डिसाइड किया गया कि सिटीजन्स के क्या राइट्स होंगे। And the African agreed that these rules will be supreme and cannot be ignored by any government, और ये कहा गया कि जो भी रूल रेगुलेशन बना है यह किसी एक तो अफ्रीकन पीपल्स इसे एग्री करेंगे, और साथ ही साथ कोई भी गवर्नमेंट आएगी तो ये जो एग्रीमेंट हुआ है ब्लैक एंड व्हाइट पीपल्स के बीच में, इसे डिनाई नहीं कर सकती। ये क्या है, मेन कॉन्स्टिट्यूशन की या सोल है, आत्मा है साउथ अफ्रीकन रिपब्लिक के वे में। दिस सेट ऑफ द बेसिक रूल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, इसी बेसिक रूल्स को क्या कहा जाता है, क्या कहा गया, कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। एंड 10 इस प्रकार
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री इज द सेट ऑफ रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन एंड दैट आर एक्सेप्टेड बाय द ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन द कंट्री। यानी कि जितने भी उस देश में, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जितने भी लोग रहते हैं, उसे क्या करते हैं, उसे एक्सेप्ट करने का काम करते हैं। जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल की लास्ट लाइन है, उसमें स्टार्टिंग में कहा गया वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल आर इंडिया ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और लास्ट लाइन है, इसे क्या करते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, यानी इसे एक्सेप्ट करते हैं। ओके, एंड अ कॉन्स्टिट्यूशन डज मेनी थिंग्स। फर्स्ट है, इट ले डाउन द कंट्री, ले डाउन द कंट्री, lay down limits on the power of the government and right of the citizen। okay, गवर्नमेंट के पावर क्या होते हैं और सिटीजन्स के राइट्स क्या है, उसको भी गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रोटेक्ट करने का काम करेगी, फंडामेंटल राइट को। एंड इट गारंटी और डिग्री ऑफ द ट्रस्ट, और यह गारंटी देता है ट्रस्ट की, एंड कोऑर्डिनेशन नेसेसरी फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, कोऑपरेशन करेगा कि उस कंट्री में डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर, डिफरेंट काइंड्स के पीपल, कलर के अकॉर्डिंग, रिलीजन के अकॉर्डिंग क्या होंगे, साथ साथ उस देश में रहेंगे और इनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ओके, तो किसी भी कंट्री की जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है, स्पेशली अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें, चाहे कोई भी कंट्री, उसमें क्या है, जो मेन कॉन्सेप्ट होते हैं डेमोक्रेसी के, उनको क्या होते हैं, उसको इसमें अडॉप्ट करने का काम किया जाता है। ओके, फिर गवर्नमेंट कंसल्ट कैसे करेगी, गवर्नमेंट का इलेक्शन कैसे होगा, उसके रूल रेगुलेशन कैसे होंगे, पब्लिक के पास क्या पावर है, तो टोटल फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनके रूल रेगुलेशन, यानी वो कैसे काम करेंगी, कैसे, टोटल क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में सीरियल वाइज लिखा जाता है। ओके, तो ये रहा आपका व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन इन फेवर ऑफ साउथ अफ्रीकन। हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता है, स्पेशली साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ा। सेम ये क्या है, टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड की डेमोक्रेटिक कंट्री पे अप्लाई होती है, चाहे वो इंडिया हो या एनी अदर, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, कोई भी। थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है कहीं पे, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, बट वही अगर बिसाइड्स द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। और लिखित संविधान का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ब्रिटिश संविधान, और भारतीय संविधान, लिखित संविधान, लिखा गया सबसे बड़ा संविधान है विश्व। तो ये डिफरेंट हो सकते हैं कुछ मामलों में, कुछ रूल रेगुलेशन में डिफरेंट, लेकिन डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, यानी कि समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा, या किसी भी डेमोक्रेटिक, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री हो, इसे इनकार नहीं कर सकता। और साथ ही साथ मेन होते हैं इसमें फंडामेंटल्स राइट एंड ह्यूमन राइट्स। ओके, एंड फंडामेंटल, और जो उनकी ड्यूटीज होती है, ओके, जो डायरेक्ट प्रिंसिपल्स होते हैं, जो उनकी डायरेक्ट प्रिंसिपल्स, यानी जो वेलफेयर स्टेट के रूप में काम करते हैं, साथ ही साथ जो ड्यूटीज है, पब्लिक के क्या ड्यूटीज है, उनको भी, ये सब मेन होते हैं, हर जगह इसे एक्सेप्ट किए जाते हैं। ओके, तो थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।